हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड। इससे पहले का फर्स्ट पार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड। और ये आज की वीडियो का हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है। इसके पहले का फर्स्ट पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और फर्स्ट चैप्टर की भी हम इस वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखी तो आपको उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। तो उन वीडियोस का आप जरूर देखिए और इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट तो जरूर देखिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको हमारा ये पार्ट समझ में आने वाला है। क्योंकि जब तक हम स्टार्टिंग ही नहीं समझते तो हमें बीच का कैसे समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ पहले फर्स्ट वीडियो का, कि मैंने क्या पढ़ाया था उसमें। तो उसमें हमारे चैप्टर का क्या नाम है, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। तो आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था है। तो इसमें हमने आरंभिक राज्य यानी कि स्टार्टिंग के राज्य और राज्यों की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था। हमने वहां में 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा था। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि ये आरंभिक राज्य अर्थव्यवस्था यानी कि लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक का समय। जी हाँ, इतना लंबा टाइम पीरियड। तो मैं इस टाइम पीरियड के बारे में कैसे जानकारी मिली, तो इसके क्या क्या स्रोत थे, जैसे कि अभिलेख, सिक्के और क्या क्या अभिलेख हो सकते हैं। आप खुद जानते हैं कि इमारतें और उसके बाद सोने। जी हाँ, और इसमें क्या क्या चेंज हुए थे। मैं बता दूं कि इस टाइम पीरियड को एक बहुत ही बड़ा परिवर्तनकारी काल माना जाता है। जी हाँ, परिवर्तनकारी काल मतलब इस टाइम पीरियड में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन हुए थे। वो परिवर्तन क्या हुए थे, लोहे का प्रयोग बढ़ा था। और लोहे का प्रयोग हमने हड़प्पा सभ्यता में क्या पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कि कांस्य का प्रयोग होता था। उस वक्त लोहा नहीं था। पर हड़प्पा सभ्यता से 1500 साल बाद जो हमारा नया टाइम पीरियड आया, क्या था वो, लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक का काल। तो इस काल में लोहे का प्रयोग बढ़ा था, सिक्कों का प्रचलन बढ़ा था, अभिलेख लिखवाए गए थे। और इस टाइम पीरियड में किसका शासन था, मौर्य वंश का शासन था। तो हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था, हमने अशोक मौर्य के बारे में पढ़ा था। अशोक मौर्य को क्या कहा जाता था, पियदस्सी। अशोक मौर्य को पियदस्सी कहा जाता था। अब इस वर्ड का क्या मतलब होता है मैं आपको बताती हूँ कि इस वर्ड का मतलब होता है सुंदर मुख वाला राजा। सुंदर मुख वाला यानी कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही सुंदर राजा। तो अशोक को बहुत ही ज्यादा सुंदर राजा की उपाधि दी गई थी, तो उसे पियदस्सी के नाम से भी पुकारा जाता था। तो अब हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और जानते हैं आगे इसके आगे क्या हुआ। तो सबसे पहले 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। जी हाँ, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से काल शुरू हुआ था। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। अब मगध क्या था, हमने प्रीवियस वीडियो में जैसे कि पढ़ा था कि 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपदों में एक महाजनपद कौन सा था, जी हाँ बिल्कुल सही समझे आप, वो मगध था। तब मगध के बारे में ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्यों बना, इसके कारण हम पढ़ेंगे। यह क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने के क्या कारण थे। तो चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। इसके पीछे कई कारण थे। किसी भी चीज के पीछे कोई एक कारण कभी नहीं होता, बल्कि अनेक कारण होते हैं। तो इसी तरह से मगध के शक्तिशाली बनने के भी कई कारण थे। इसका सबसे पहला कारण था लोहे के विशाल भंडार। हमने अभी भी पढ़ा है कि लोहे का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ा था। और लोहे के विशाल भंडार यानी कि बहुत सारे भंडार, बहुत बड़े बड़े भंडार कहाँ पर थे, मगध में थे। तो इसीलिए लोहे के विशाल भंडार होने के कारण मगध बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। अब लोहे की वजह से शक्तिशाली होना, क्योंकि जब लोहे की खदानें होंगी तो लोहे का व्यापार भी होगा। जी हाँ, व्यापार होगा तो पैसा आएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो अर्थव्यवस्था मजबूत होने के कारण मगध शक्तिशाली महाजनपद बन गया। अब दूसरा कारण देख लेते हैं हम, हाथियों की उपलब्धता। अब हाथियों की उपलब्धता होने से कैसे शक्तिशाली बन सकता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मगध के जंगलों में बहुत ही सारे हाथी पाए जाते थे। अब हाथियों के होने से सेना में भी हाथियों का प्रचलन बढ़ गया। जब सेना में हाथी होंगे, अब जानते हैं आप कि हाथी कितना ताकतवर जानवर है और कितना बड़ा होता है हाथी। तो इसलिए सेना बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थी। तो मगध पे कोई दूसरा
महाजनपद या कोई दूसरा राज्य हमला करते में डरता था, क्योंकि उसकी सेना इतनी ज्यादा मजबूत थी। तो मगध के शक्तिशाली बनने का एक यह भी कारण था कि हाथियों की उपलब्धता। हम दूसरा कारण जान लेते हैं, सत्ता तथा सुगम आवागमन। जी आप, सत्ता और सुगम आवागमन क्या है कि कहीं पर भी आना जाना बिल्कुल सुखद पूर्वक था। अब सुखद पूर्वक क्यों था? क्योंकि वहां पर परिवहन के भी अच्छे रास्ते थे और वहां की जो जनता थी ना, जो वहां के लोग रहते थे, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। वो उनका जो सम्राट था यानी कि राजा, उसे बहुत ही ज्यादा हम कहते हैं कि महत्वाकांक्षी होता था उनके लिए, कि वो जो भी इच्छा करते थे तो वो सम्राट जो राजा होता था वो उनकी हर इच्छा को पूरा करता था। और जनता की हर इच्छा पूरी होगी तो वहां पे खुशहाली भी होगी। तो मगध का शक्तिशाली बनने का खुशहाली भी कारण था। अब दूसरा कारण राजाओं का महत्वाकांक्षा। अभी भी हमने जैसे मैंने बताया है आपको कि राजा जनता की हर इच्छा को पूरा करता था और बहुत ही ज्यादा योग्य राजा होते थे। अब राजा कौन कौन से मैंने अभी आपको बताया था कि मौर्य वंश था उस वक्त। तो मौर्य वंश के चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और अशोक। आप इन राजाओं के बारे में जानते हैं कि कितने महान सम्राट थे। और अशोक और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त को बहुत ही ज्यादा महान सम्राट के रूप में भी बताया जाता है कि हर इतिहास की बुक में यही लिखा है कि अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त ये बहुत ही ज्यादा अच्छे राजा थे, बहुत ही महान सम्राट थे ये। अब हम दूसरा कारण जान लेते हैं, परिवहन के मार्ग उपलब्ध। अब परिवहन के मार्ग उपलब्ध में क्या था? नदी थी, नदी के द्वारा यातायात होता था। एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए नदी का यानी कि पानी का प्रयोग किया जाता था। पानी के रास्ते से ही परिवहन किया जाता था। तो यही सब कारण था। और एक और कारण था, दो राजधानियां। आप सोचेंगे दो राजधानियां? जी हाँ, दो राजधानियां। पहली राजधानी थी राजगृह और दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र आप जानते हैं कि इस वक्त पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार की राजधानी है। तो पटना का पुराना नाम किस टाइम पे? लगभग 600 ईस्वी पूर्व यानी कि ईसा मसीहा से पहले और 600 ईस्वी तक, ईसा मसीहा के 600 साल बाद तक पटना का नाम पाटलिपुत्र था। तो आप जान गए कि पटना का नाम ही पाटलिपुत्र था। तो अब ये कहाँ है? बिहार में। अब मैप में कभी भी आए कि पाटलिपुत्र कहाँ है तो आप आसानी से बिना कुछ सोचे समझे आराम से लिख के आ सकते हैं कि हाँ पाटलिपुत्र क्या है? पटना। पटना कहाँ है? बिहार की राजधानी है। तो आपका मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। अब राजगृह के बारे में देख लेते हैं। राजगृह, अब राजगृह से आपको क्या समझ आ रहा है? राज मतलब राजा और गृह का क्या अर्थ होता है? घर। तो राजा का घर, राजगृह। तो इन दोनों राजधानियों के नाम आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। पहला राजा का घर और दूसरा पटना यानी कि पाटलिपुत्र। तो राजगृह और पाटलिपुत्र, आपको दोनों राजधानियों के नाम बहुत अच्छे से याद हो गए। तो दो राजधानियां होने के कारण भी मगध एक सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। तब हम मगध के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके हैं। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र अशोक मौर्य था। अब पौत्र क्या होता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था ना, उसका भी बेटा, जी हाँ, बेटे का बेटा पौत्र कहलाता है। जैसे कि पोता हम नॉर्मल भाषा में, आम भाषा में पोता कहते हैं, परंतु अगर हम सही लैंग्वेज की बात करें तो उसमें पोते को पौत्र कहा जाता है। तो इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र अशोक था। तो उसने मौर्य साम्राज्य में कलिंग को जोड़ा। अब अशोक ने क्या करा था? अशोक ने अपनी पूरी लाइफ में, जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये आपके लिए कि अशोक ने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक युद्ध लड़ा था। वो कौन सा युद्ध था? वो था कलिंग युद्ध। सिर्फ अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था, अपने जीवन का सिर्फ एक युद्ध। आप जाने कोई भी राजा होता है, बड़े बड़े सम्राट होते हैं, वो कितने युद्ध लड़ते हैं अपने पूरे जीवन में, पर अशोक इतना महान सम्राट था, इतना बड़ा राजा था, उसने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही युद्ध लड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि जब अशोक मौर्य ने अपने जीवन का पहला युद्ध लड़ा, जो कि कलिंग युद्ध था, उसमें इतनी ज्यादा जनहानि हुई, इतना खून खराबा हुआ, इतने लोगों की जान गई कि उसके बाद अशोक को बहुत ज्यादा दुख हुआ कि मेरे एक युद्ध करने की वजह से इतने लोगों की जान चली गई, इतना नुकसान हुआ, इतने दुख मिला लोगों को, इतनी पीड़ा हुई। तो इन्हीं सबको सोचते हुए अशोक ने कहा कि मैं आज के बाद कोई भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो अशोक ने अपनी लाइफ में सिर्फ एक युद्ध लड़ा, कलिंग युद्ध। तो उसने मौर्य साम्राज्य में कलिंग को जोड़ लिया था और वो कलिंग युद्ध में जीता था। जी हाँ, अशोक जो था कलिंग युद्ध में उसे जीत प्राप्त हुई थी और जीत प्राप्त करने के बाद कलिंग भी मौर्य साम्राज्य के हिस्से में आ गया था।
परंतु इस जीत के बाद अशोक ने युद्ध न लड़ने की ठान ली थी, जिसके बाद उसने अपने जीवन में कभी भी युद्ध नहीं लड़ा। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि अशोक कितना महान सम्राट था। अब मैं अशोक की आपको एक और बात बता दूं कि अशोक चक्र जो है हमारा, जो हमारे सिक्कों पर, जो हमारे 1, 2, 5 के सिक्के होते हैं उन पर एक शेर का चिन्ह होता है। इसके चारों तरफ शेर है, नीचे एक चक्र होता है जो कि हमारे तिरंगे पर भी बना हुआ है, उसे अशोक चक्र कहा जाता है। आप ये बहुत अच्छे से जानते होंगे, पर क्या आपको पता है कि ये कहाँ से आया? जी हाँ, ये अशोक मौर्य का ही चिन्ह था। अशोक मौर्य के चिन्ह से ही ये चिन्ह लिया गया था, जो आज हमारे तिरंगे के बीच में वो चक्र है, हमारे सिक्कों पर वो छापा जाता है। जी हाँ, तो अशोक कितना महान सम्राट था, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, जहाँ पर राजनीति से संबंधित सारी बातें हुआ करती थी। आप जानते हैं राजनीतिक केंद्र क्या होता है? जहाँ पर राजनीति से संबंधित बातें होती हैं। तो क्या 5 केंद्र थे मौर्य साम्राज्य के। पहला क्या था? राजधानी पाटलिपुत्र। जैसा कि हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं कि राजधानी पाटलिपुत्र, तो सबसे पहला केंद्र थी राजधानी पाटलिपुत्र, और उसके बाद थे और 4 प्रांतीय केंद्र। जी हाँ, और 4 प्रांतीय केंद्र। आप प्रांत जानते हैं, प्रांत राज्य की तरह ही होते हैं, तो 4 प्रांतीय केंद्र थे। अब उनके क्या क्या नाम थे? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, स्वर्णगिरी। तो इन 4 नामों का आपको याद करना होगा, क्योंकि ये थोड़े से हार्ड लगते हैं पढ़ने में और याद करने में भी, पर कोई बात नहीं, याद हो जाएंगे बहुत अच्छे से। तो आप कोशिश जरूर कीजिएगा याद करने, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं, इनको लिख सकते हैं आराम से। तब हम आगे देख लेते हैं। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है। जी, अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब चीजों के बारे में कैसे पता चला, तो मैं बता दूं कि इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में, अशोक मौर्य ने जो अपने अभिलेख लिखवाए थे उन सभी में इन सब बातों का, इन सभी चीजों का उल्लेख है। इन सभी चीजों का अशोक के अभिलेखों में लिखा गया है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमें इन सब के बारे में जानकारी कहाँ से पता चली है। मैं एक बार फिर से बता दूं, अशोक के अभिलेखों से, सिक्कों से, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमें जानकारी प्राप्त मिली है। अब उन चीजों को देखने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट को जरूर देखना होगा, क्योंकि मैंने उसमें इन सब चीजों को बहुत डिटेल से बताया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार, अब ये मेगास्थनीज कौन है? मेगास्थनीज एक इतिहासकार था, उसने भारत का इतिहास लिखा था। मेगास्थनीज एक भारतीय नहीं था, पर उसने भारत का इतिहास लिखा था। भारत में आया था किसी और देश से। तो चलिए आगे देखते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यों की सैनिक व्यवस्था का संचालन एक समिति तथा 6 उप समितियां करती थीं। अब ये क्या है? मेगास्थनीज ने क्या कहा कि मौर्यों की सैनिक व्यवस्था, अब जानने कि इतना बड़ा शासन, इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होगी? जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, सेना की जरूरत होगी। अब उस सेना को भी तो कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। जब तक सेना को गाइड नहीं करेगा तो सेना कैसे अपना काम सही से कर पाएगी? तो उसके संचालन के लिए और उसको सही से, सेना को सही से चलाने के लिए क्या था? एक समिति बनाई गई थी। जी हाँ, एक समिति यानी कि एक कमेटी बनाई गई थी, और उसके बाद 6 उप समितियां यानी कि 6 और कमेटियां बनाई गई थी। एक समिति और उसके बाद 6 उप समितियां बनाई गई थी। तो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समिति है ना, वो दूसरी है। जी हाँ, हमारी एक समिति तो है, पर इसके अंदर 6 उप समितियां। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ कि हमारी ये एक समिति और इसके अलग अलग पार्ट हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समिति थी ना, वो थी सेकंड वाली। तब सेकंड वाली क्यों थी? क्योंकि सेकंड वाली का क्या काम था? यातायात और खान पान का ध्यान रखना। जी हाँ, जितने भी सारे सैनिक थे उन सारे सैनिकों की यातायात का, खान पान का ध्यान रखना, क्योंकि जब तक यातायात नहीं करेंगे तो एक सैनिक एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा। तो इसलिए उनके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी था? यातायात और खान पान। बिना खाए तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते, तो खाने की तो सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तो इसीलिए दूसरी समिति
खाने का भी प्रबंध करती थी। तो इसलिए दूसरी समिति को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया है। तो आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि दूसरी उप समिति का क्या कार्य था, यातायात और खान पान का प्रबंध करना। किसके लिए? सैनिकों के लिए। तो इसीलिए हमारी दूसरी उप समिति बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो अब आगे देख लेते हैं हम। पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे लेखों को अभिलेख कहते हैं। जी हाँ, अभी तक हमने पढ़ा कि अशोक के अभिलेख या फिर अभिलेख, हमने सिर्फ यही पढ़ा, पर हमने अभी तक ये नहीं जाना कि अभिलेख होते क्या हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि अभिलेख क्या होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पत्थर, आप जानते हैं पत्थर क्या होते हैं। धातु लोहा, तांबा, कांसा, कोई सी भी कठोर वस्तु धातु होती है। और दूसरा क्या है? मिट्टी के बर्तन। आप मिट्टी के बर्तन तो जानते ही हैं, आपने बचपन में बनाए होंगे छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन। तो इसी तरह मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह, जी हाँ, जिस चीज की कठोर सतह होती है, वो पत्थर की कठोर सतह होती है, कोई धातु हो उसकी कठोर सतह होती है। और मिट्टी के बर्तन, जी हाँ, जब मिट्टी के बर्तन सूख जाते हैं तो उनकी भी सतह कठोर हो जाती है। तो उन पर उसकी जो कठोर सतह है उस पर खुदे हुए लेखों को अभिलेख कहते हैं। तो आई होप आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि अभिलेख किसे कहते हैं। अब देख लेते हैं अभिलेख के बारे में। और अभिलेख में उन लोगों की उपलब्धियां, जी हाँ, अब अभिलेख में क्या लिखा जाता था हम वो जानेंगे। कि अभिलेख बना तो लिए, हमने अशोक के अभिलेख पढ़े, और भी हमने कई, अब हम आगे भी देखेंगे कि कौन कौन से अभिलेख हैं। तो सबसे अभी तक हमने सिर्फ अशोक के अभिलेखों के बारे में पढ़ा है। तब इसमें अब अशोक ने लिखवाए है, तो इसका मतलब अशोक के बारे में ही उन अभिलेखों में लिखा जाएगा। तो जो भी व्यक्ति उन अभिलेखों को बनवाता था, उन अभिलेखों को खुदवाता था, उसमें सिर्फ उसी व्यक्ति के बारे में लिखा जाता था। और जो लिखवाता था, उसमें जो सा खुदवाता था, वो जो भी चाहे उसी में, वो अभिलेखों में वही लिखा जाता था। जी हाँ, अब हम एक बार पढ़ भी लेते हैं कि अभिलेख में उन लोगों की उपलब्धियों, क्रियाकलाप और विचार लिखे जाते थे जो उन्हें खुदवाते थे। तो क्या क्या लिखा? उपलब्धियां, मतलब उसने कहाँ कहाँ जीत हासिल की। जैसे कि अशोक ने कलिंग प्रदेश को जीता था। तो हमें कलिंग प्रदेश को जीता था ये कैसे पता चला? क्योंकि अशोक ने अपने अभिलेख में खुदवाया था कि मैंने कलिंग प्रदेश को जीता था। तो इसी वजह से तो हमें पता चला कि अशोक ने कलिंग प्रदेश को जीता था। तो इसी तरह जो भी राजा अभिलेखों को खुदवाते थे, उसमें वे अपनी उपलब्धियों को, अपनी जीतों को, अपने क्रियाकलाप यानी कि वो जो भी कार्य करते थे उन्हें लिखवाते थे। वो अपने विचारों को लिखवाते थे कि वो क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार है अपने राज्य को लेकर, अपने शासन को लेकर। तो अभिलेखों में यही सब लिखा जाता है। तो हम आगे जान लेते हैं। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि अभिलेखों की जो सबसे बड़ी कमी है वो क्या है। अभिलेखों की सबसे बड़ी कमी यही है कि अभिलेखों में आम जनता के बारे में नहीं लिखा। क्योंकि ये सब जो है बड़े बड़े राजाओं ने या फिर उनके मंत्रियों ने, उनके सेनापतियों ने ही लिखवाए हैं। तो आम जनता के बारे में इसमें कुछ भी नहीं लिखा। जिसने इन अभिलेखों को लिखवाया है उनके बारे में ही इन अभिलेखों में लिखा है, इसलिए हमें आम जनता के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो हम आगे देख लेते हैं। आरंभिक अभिलेख, जो स्टार्टिंग के अभिलेख थे ना, वो प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। अब प्राकृत भाषा क्या होती है? आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा होती है, प्राकृत भाषा तो हमने सुनी ही नहीं। जो आरंभिक, जो पुराना समय था, ईसा मसीहा से भी पुराना समय, उस वक्त प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। आम बोलचाल में, जैसे कि अब हम हिंदी बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा, तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं, और जगह पे, और जगह बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है। उसी तरह से प्राकृत भी आम बोलचाल की भाषा थी, जनसाधारण की भाषा थी। जैसे कि प्राकृत जनसाधारण की भाषा होती थी, जो आम जनता होती थी, नॉर्मल लोग, वो प्राकृत भाषा को आम बोलचाल में प्रयोग किया करते थे। यह संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते होंगे। जी हाँ, यह बिल्कुल संभव है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि यह बिल्कुल संभव है कि लोग एक ही भाषा नहीं बोलते होंगे, अन्य भाषाएं भी बोलते होंगे। क्योंकि आज भी जिस टाइम पीरियड में हम रह रहे हैं, 21वीं सदी है हमारी, आज भी लोग एक भाषा का प्रयोग तो नहीं करते, अनेक भाषाओं का प्रयोग करते हैं। हम जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य की अपनी एक अलग भाषा होती है। तो इसी तरह से कोई भी एक राज्य में एक इंसान एक भाषा प्रयोग नहीं कर सकता, उसे अन्य भाषाओं का प्रयोग करना होता है। तो इसीलिए यह संभव है कि लोग अन्य भाषाओं को भी बोलते होंगे, परंतु इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता। जी हाँ, इनका उपयोग लेखन कार्य में बिल्कुल नहीं किया गया। जो अभिलेख है वो
प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, जो बहुत पुराने अभिलेख हैं। और जो अशोक ने अभिलेख लिखवाए थे वो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि कौन सी भाषा में लिखवाए थे, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में। अब आप कह रहे हैं कि मैंने यह नाम कभी नहीं सुना, पर कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं सुना फिर भी आपको याद तो करना पड़ेगा आपके एग्जाम के लिए। और ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था। तो हम आगे देख लेते हैं। उत्तर मौर्य काल में, जी हाँ, उत्तर मौर्य काल की बात हो रही है अब यहाँ पर। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में मौर्य वंश का शासन था। तो हम उत्तर मौर्य काल की बात करेंगे कि उत्तर मौर्य काल में राजा अपनी उच्च शक्ति को दर्शाने के लिए, अपनी उच्च शक्ति यानी कि अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? स्वयं देवी रूप प्रस्तुत करते थे। जी हाँ, खुद को एक देवता, देवी के समान बताते थे कि मैं भगवान के समान हूँ। अब कैसे पता लगता था कि वो अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाते थे। उस मूर्ति में वो बैठे हुए आलती पालती मारकर उनके पीछे से सूरज की रोशनी आ रही है। इसका मतलब कि उनके ऊपर देवता का प्रकाश आ रहा है, कि उनको देवता की सारी शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। और इसी तरह से बहुत सारे राजाओं ने अपने आप को एक देवीय रूप में प्रस्तुत किया है। और इसी उद्देश्य से, जी हाँ, देवीय रूप में प्रस्तुत करने का उद्देश्य से ही कुषाण शासकों ने अपनी विशालकाय मूर्तियां बनवाई। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया कि बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाते थे, तो इसी तरह से कुषाण शासकों ने भी अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाई और अपने आप को किसके नाम से जोड़ा? देवपुत्र के नाम से जोड़ा। कि देवपुत्र का क्या अर्थ होता है? देवता का पुत्र। तो आप बहुत अच्छे से इसे याद कर सकते हैं। देवपुत्र का अर्थ होता है देवता का पुत्र। तो कुषाण शासकों ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, जनता के सामने बिल्कुल बहुत ज्यादा ऊंचा प्रकट होने के लिए अपने नाम के साथ में क्या उपाधि लगाई? देवपुत्र की उपाधि लगाई थी। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि का प्रयोग किया था अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। अब हम आगे देख लेते हैं हरिसेन। हरिसेन जो था, मैं बताती हूँ आपको कि हरिसेन कौन था। हरिसेन जो था समुद्रगुप्त की जो सभा थी, जो उसका साम्राज्य था, वहां पर एक अधिकारी था। समुद्रगुप्त का एक सेनापति था हरिसेन। तो हरिसेन ने लिखा है जो इलाहाबाद में स्तंभ अभिलेख। जी हाँ, हरिसेन ने इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख लिखा है। आप कभी भी इलाहाबाद जाएंगे तो वहां पर एक स्तंभ अभिलेख है, बहुत बड़ा अभिलेख है। वो किसका है? समुद्रगुप्त का है। जी हाँ, समुद्रगुप्त का स्तंभ अभिलेख हरिसेन ने लिखा है। अब उसमें क्या लिखा है? समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का बखान किया है। मैं समुद्रगुप्त ने जो भी जीतें हासिल की थी, जो भी उसकी उपलब्धियां थी, उन सभी के बारे में हरिसेन ने इस इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में लिखा है। और उसके बाद इसमें उसने बहुत ही शक्तिशाली, जी हाँ, इसमें हरिसेन ने समुद्रगुप्त को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बताया है। शक्तिशाली सम्राट बताया गया है कि समुद्रगुप्त बहुत ज्यादा शक्तिशाली सम्राट था। और हम जब भी समुद्रगुप्त का इतिहास पढ़ते हैं तो यही हमें पता लगता है कि समुद्रगुप्त बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति था, शक्तिशाली सम्राट था। और इस स्तंभ अभिलेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, इसी स्तंभ अभिलेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आपने कभी दिया है या नहीं दिया मुझे नहीं पता, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति क्या थी। तो मैं आपको बता दूं, प्रयाग प्रशस्ति कुछ और नहीं बल्कि इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख है, जो कि समुद्रगुप्त के लिए हरिसेन ने लिखा था। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री के पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति क्या थी। और ये जो स्तंभ अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति, ये किस भाषा में लिखी गई है? ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। जी हाँ, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि अभिलेख, जो आरंभिक अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। अशोक मौर्य के अभिलेख ब्राह्मी और खरोष्टी भाषा में लिखे गए थे। अब समुद्रगुप्त का अभिलेख किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो आपको इन चीजों को बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि यही हमारे एग्जाम के लिए मेन है। जी हाँ, एग्जाम में हमेशा ऐसी ही चीजें पूछी जाती हैं, इससे हम कंफ्यूज हो जाएं कि ब्राह्मी, खरोष्टी, प्राकृत, संस्कृत कौन सी भाषा में थे। हमें तो याद ही नहीं रहा, पढ़ा तो था पर भूल गए, अब क्या करें। तो इसी वजह से हम एग्जाम में गलत करके आते हैं, हमारे मार्क्स कट जाते हैं। सो आई होप आपको यह सब बहुत अच्छे से समझ आया होगा।
और फर्स्ट वीडियो को भी देख लीजिएगा, आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसके आगे का पार्ट हम थर्ड वीडियो में लाने वाले हैं, तो थर्ड वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, तभी उसके बाद आपको पूरा चैप्टर कंप्लीटली आएगा। जी हाँ, कंप्लीटली पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक।